तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है हमने हमारे संविदा शिक्षक भर्ती वर्ग 3 एमपी टेट की सीडीपी की क्लासेस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से शुरू की थी, जिसमें हमने हमारे 5 प्रैक्टिस सेट लगा लिए हैं। और जिसने भी ये प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं एक बार प्लेलिस्ट में जाकर जरूर लगाएं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे एग्जाम्स में। क्योंकि इसमें हमने पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिस तरह से आपका सिलेबस दिया गया है उसी के आधार पर यहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं। जैसे पहला हमारा टॉपिक दिया गया है वृद्धि एवं विकास की अवधारणा, तो उसके हमने फर्स्ट जो प्रैक्टिस सेट लिया था उसमें 30 प्रश्न कराए थे और इन 30 प्रश्नों के माध्यम से आपके कम से कम 100 प्रश्न क्लियर होंगे। ठीक है, इसका हमने संपूर्ण विश्लेषण आपको बताया था। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो हमारा जो पहला टॉपिक दिया है सीडीपी में वर्ग 3 में वृद्धि एवं विकास की अवधारणा, इसके हमने 30 प्रश्न करे हुए थे। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न थे। विकास और वृद्धि के बारे में हमने पूरा आपको बताया हुआ था कि किस तरह से विकास होता है, वृद्धि क्या होती है, किसने क्या परिभाषा इसकी दी है और इससे कौन कौन मतलब जो है संबंधित हैं। जैसे हरलॉक ने कौन सी डेफिनेशंस दी है इस तरह से। ठीक है, फिर हमारा जो प्रैक्टिस सेट सेकंड था उसमें हमने क्या पढ़ा था, वृद्धि एवं विकास मतलब इसकी जो अवस्थाएं होती हैं, जैसे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, इसके बारे में भी हमने आपको पूरा कवर कराया हुआ था हमारे प्रैक्टिस सेट सेकंड में। ठीक है, और इसमें हमने पूरा डिटेल से भी बताया था कि हरलॉक महोदय ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हुई हैं। इस तरह से गर्भावस्था का टाइम काल कितना होता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, यहाँ से आपका मतलब यहाँ से अलग तो नहीं हो सकता हमें लगता है। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी हमने यहाँ पर क्वेश्चन डाले हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके मतलब एक क्वेश्चन के माध्यम से आपके कम से कम 4 क्वेश्चन कवर होंगे, क्योंकि हम पूरे जो यहाँ पर ऑप्शन दिए होते हैं उनका संपूर्ण विश्लेषण आपको देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने करा हुआ था हमारा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण, मतलब इससे भी एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसे भी एक बार आप देख लें। 30 प्रश्नों के माध्यम से आपका पूरा टॉपिक क्लियर होगा, एक बार देखकर जरूर जाना। ठीक है, फिर इसके बाद हमने हमारा जो प्रैक्टिस सेट 4 था उसमें समाजीकरण की प्रक्रिया, सोशलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है उसके बारे में, और इसमें हमने जो ब्रेनर का पारिस्थितिकी परक सिद्धांत है या फिर एरिक एरिक्सन का जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है, समाजीकरण क्या है, समाजीकरण में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। ठीक है, प्राथमिक समाजीकरण के कारक कौन कौन से होते हैं, एजेंट कौन कौन से होते हैं, द्वितीयक समाजीकरण क्या होता है, ये हमने सारा पढ़ा हुआ था। मैं और मुझे का सिद्धांत, मीड का सिद्धांत, ठीक है, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमारा जो प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट था प्रैक्टिस सेट 5, इसमें जो हमने कल ही किया हुआ है। ठीक है, इसमें जीन प्याजे के संबंध में मतलब जितने भी प्रश्न बनते हैं ये हम 2 वीडियो के माध्यम से आपको कवर करा रहे हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है जीन प्याजे का ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। क्योंकि उन्होंने कई तो टर्म दिए हैं, जैसे स्कीमा हो गया, ये क्या कहलाता है, समावेशन क्या कहलाता है, समायोजन क्या होता है, ठीक है, वस्तु स्थायित्व क्या होता है, ये सारे टर्म इनके और इनका बेसिक नॉलेज जो है वो हमने आपको कल दे दिया था। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया हुआ है, कितनी अवस्थाएं बताई हैं, किस अवस्था का टाइम पीरियड कितना होता है, ये सारा हमने कल पढ़ लिया था। जिसने ये वीडियो नहीं देखा है वो एक बार जरूर देखें, क्योंकि इससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। और आज हम करने वाले हमारे प्रैक्टिस सेट 6 में जीन प्याजे की अवस्थाएं मतलब किस अवस्था में कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो अंत तक बने रहिएगा और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक शेयर भी करते चलिएगा। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपना आज का टॉपिक। ठीक, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 6, ठीक है, क्यूज 6 भी इसे हम मान सकते हैं। और जीन प्याजे की अवस्थाओं के प्रश्न यहाँ पर हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार बालक किस अवस्था में प्रदर्शित या दर्शाता है या प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो हमें जब अवस्थाओं के बारे में पता होगा कि ये किसकी अवस्थाएं हैं, किसने दी हैं, ठीक है, तो इसका जो बेसिक है वो आपका जब क्लियर होगा तभी आप एक क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसके लिए बेसिक यदि आप क्लियर करना चाहते हैं तो कल का वीडियो जीन प्याजे वाला जरूर देख ले एक बार। ठीक है, तो जो जीन प्याजे हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है, तो सभी को पता है। ठीक है, और संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है इसकी इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हुई हैं। कौन कौन सी हैं, तो पहली संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है। संवेदी को इंद्रिय जनित गामक अवस्था कह देते हैं, मूर्त संक्रियात्मक को ठोस संक्रियात्मक अवस्था कह देते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कह देते हैं। अब इनका हमें टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि जो संवेदी पेशी अवस्था है वो कब से कब तक की होती है, तो ये होती है हमारी जन्म से 2 वर्ष की। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक की, तो 2 से 7 वर्ष की होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है, और जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है ये 11 से अधिक या कहीं कहीं 11 से 15 वर्ष मिलता है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि जो बालक है वो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार किस स्तर पर, जीन प्याजे के किस स्तर पर दर्शाता है, तो
ये दर्शाता है संवेदी पेशी अवस्था। बालक यहाँ पर संवेदनाओं के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। आँख जैसे पूछ लें, बालक आँख कान नाक से किस अवस्था में अपना व्यवहार करता है या व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो संवेदी पेशी अवस्था में। ठीक है, संवेदनाओं के माध्यम से यहाँ पर बालक सीखता है और मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार के माध्यम से भी बालक यहाँ पर सीखता है। अब हमने यहाँ पर एक प्रश्न लिया है संवेदी पेशी अवस्था का। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे सभी विशेषताएं संवेदी पेशी अवस्था में बालक में कौन कौन सी अवस्था मतलब विशेषताएं जो है वो देखने को मिलती हैं। तो देख लेते हैं एक बार संवेदी पेशी अवस्था, और जितनी ये विशेषताएं यहाँ पर ली गई हैं यहीं से क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, तो इन्हें एक बार अच्छे से करें, कहीं पर आप नोट कर लें। ठीक है, एक दो बार इसे पढ़ेंगे तो आसानी से आपका सारा जो कंटेंट है आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है संवेदी पेशी अवस्था, ये जीन पियाजे की पहली अवस्था होती है। कब से कब तक की, तो जन्म से 2 वर्ष की होती है। इसमें कौन कौन सी विशेषताएं जो इंपॉर्टेंट है वहीं लेकर आए हैं। ठीक है, वैसे तो कई विशेषताएं होती हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होता पढ़ने का। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण है वही आप याद करें। ठीक, तो संवेदी पेशी अवस्था जीन पियाजे की पहली अवस्था होती है। कब से कब तक की होती है, तो जन्म से 2 वर्ष की होती है। इंग्लिश में से क्या कहते हैं, तो सेंसरी मोटर स्टेज से कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अनुकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन की जीन पियाजे की किस अवस्था में बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो संवेदी पेशी अवस्था में। ठीक है, दूसरी है वस्तु स्थायित्व। ये हमने आपको कल जब हम टर्म पढ़ा रहे थे जीन पियाजे की, तो सारा यहाँ पर क्लियर कर दिया था कि वस्तु स्थायित्व होता क्या है। ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं। वस्तु स्थायित्व मतलब बच्चे के सामने वस्तुएं भले ही ना हो लेकिन उसका अस्तित्व उसके सामने हमेशा बना रहता है, मतलब छिपी हुई वस्तुओं को खोज निकालना, ये कहलाता है वस्तु स्थायित्व। और वस्तु स्थायित्व का गुण बालक में संवेदी पेशी अवस्था में देखने को मिलता है। ठीक है, परिवर्ती क्रियाएं जैसे रोना, चूसना, ठीक है, और मतलब एक ही प्रकार की ध्वनि निकालते जाना, जैसे पा पा पा, इस तरह से दा दा दा, इस तरह से। ठीक है, तो परिवर्ती क्रियाएं किस अवस्था में करता है बालक, संवेदी पेशी अवस्था में। इंद्रियों द्वारा अधिगम मतलब बालक जो है वो आँख कान नेत्र सभी का प्रयोग करता है सोचने में, किसी भी कार्य को करने में, तो इंद्रियों द्वारा अधिगम होता है संवेदी पेशी अवस्था में। नेक्स्ट है अनुकरण तो पाया ही जाता है, इसके साथ ही साथ स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित होती है यह अवस्था। ठीक है, तो ये पांचों विशेषताएं जो हैं इसे अच्छे से याद कर लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ लिया, एक मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार बालक किस अवस्था में करता है, तो संवेदी पेशी अवस्था में। आई होप आपकी संवेदी पेशी अवस्था क्लियर हुई होगी। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, थोड़ी सी स्पीड फास्ट है। ठीक है, यदि आपको स्पीड कम करके देखना है तो आप अपने मतलब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया होता है अपने यूट्यूब में मतलब एक कोने में जाएंगे, वहाँ पर 3 डॉट दिए हैं, वहाँ पर क्लिक करके आप इसकी क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, स्पीड भी तेज कर सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बालक जो है वो प्रतीकात्मक व्यवहार किस अवस्था में दर्शाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब प्रतीकात्मक व्यवहार मतलब प्रतीकों के माध्यम से बालक सीखता है किस अवस्था में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो जीन पियाजे की दूसरी अवस्था होती है जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और यह कब से कब तक की होती है, तो ये 2 से 7 वर्ष की होती है। अब हम देख लेते हैं, हमने संवेदी पेशी अवस्था की सारी विशेषताएं देख ली हैं, अब हम देखेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की सारी विशेषताएं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है जो जीन पियाजे की दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह होती है 2 से 7 वर्ष की। तो 2 क्वेश्चन तो यही बन जाते हैं। एक क्वेश्चन बनेगा कि जीन पियाजे की दूसरी अवस्था कौन सी है, तो वो है पूर्व संक्रियात्मक, या दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक होती है, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक का होता है, तो 2 से 7 वर्ष का होता है। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। दिया गया है प्रतीकात्मक विचार, मतलब बालक जो है यहाँ पर संकेतों, चिन्हों, प्रतीकों के माध्यम से सीखता है। तो यहाँ ना केवल प्रतीक होगा बल्कि यहाँ हो जाएगा संकेतों के माध्यम से, संकेतों के साथ ही साथ चिन्हों के माध्यम से बालक सीखता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि बालक संकेतों, चिन्हों या प्रतीकों के माध्यम से किस स्तर पर सीखता है, तो पूर्व संक्रियात्मक स्तर पर। ठीक है, नेक्स्ट है इनकी विशेषता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अविलोमीयता या अनउत्क्रमणीयता। ये क्या कहलाती है, अविलोमीयता कह दें या पलटावीपन कह दें, अनउत्क्रमणीयता कह दें, ये सारी विशेषताएं हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। अब क्या कहलाती है इसे देख लेते हैं एक बार। अविलोमीयता का मतलब होता है कि जो बालक है वो पलटकर नहीं सोच पाता। जैसे हमने ए था, ए को हमने ऐसा कुछ करके यहाँ पर 8 बना दिया, तो बालक को ये तो पता है कि ये ए है और ये भी पता है कि ये 8 है, लेकिन बालक जो है वो 8 से ए पर नहीं पहुँच पाता, मतलब अपलटावीपन का यहाँ पर गुण पाया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीन पियाजे की किस अवस्था में बालक में अपलटावीपन का गुण पाया जाता है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है,
तो जो अपलटावीपन का गुण है, जो अनुत्क्रमणीयशीलता है, ये किस में देखने को मिलती है? तो अक्षरों में देखने को मिलती है। ठीक है, अक्षरों में। अब चाहे वो इंग्लिश वर्ड हो, जैसे ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, चाहे वो हिंदी वर्ड हो, तो अक्षरों में क्या होती है? अविलोमीयता होती है। और यदि आकृति की बात करें, आकृति चाहे वो गिलास वाला, हमने एक पढ़ा हुआ है जूस, एक चौड़ा गिलास होता है, एक लंबा, तो बालक बताता है कि लंबे गिलास में जूस अधिक है, इस तरह का। ठीक है, आकृतियां बता दे, जैसे आयत कह दिया, वर्ग, तो जब आकृतियों में पूछे तो वो कहलाता है संरक्षण का अभाव। ठीक है, तो दोनों को याद रखना है, अविलोमीयता का गुण भी और संरक्षण का अभाव भी, दोनों किस अवस्था की विशेषताएं हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। प्रतीकात्मक संकेतों, चिन्हों के माध्यम से बालक किस अवस्था में सीखता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि एक बालक के सामने 2 गिलास रखे हुए हैं और दोनों में बराबर मात्रा में जूस है, एक गिलास इतना चौड़ा है और एक गिलास इतना लंबा है। ठीक है, दोनों में मान के चलिए कि आधा किलो दूध है। ठीक है, आधा किलो दूध है, तो एक गिलास जो है ये लंबा है तो यहाँ तक भर गया, और ये चौड़ा है तो यहाँ तक भरा हुआ है। ठीक है, इतना और ये इतना। तो यदि अब हम बालक से पूछेंगे यहाँ पर कि किस गिलास में जूस अधिक है, तो बालक कहेगा इस लंबे वाले गिलास में जूस अधिक है। तो यह गुण किस अवस्था में पाया जाता है? तो यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। और यदि पूछ लें यहाँ पर किस चीज, मतलब कौन सी प्रवृत्ति यहाँ पर बालक प्रदर्शित कर रहा है, तो यहाँ पर बालक को संरक्षण की समझ नहीं है। ठीक है, और यदि पूछ लें संरक्षण का यहाँ पर अभाव होता है, यदि कह दें संरक्षण का गुण किस अवस्था में पाया जाता है, तो ये इसके बाद जो अवस्था आएगी उसमें ये गुण पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अविलोमीयता है और इसके बाद जो विलोमीयता की स्थिति होती है वो मूर्त में देखने को मिलती है, क्योंकि बालक वहाँ पर पलटकर जवाब दे सकता है। ठीक है, पलटकर अपनी पहली वाली आकृति में आ सकता है और पहली से बाद वाली आकृति में भी जा सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो गुण है जीववाद। जीववाद ये हमने कल आपको अच्छे से बता दिया था, क्या कहलाता है जीववाद, जिसे एनिमिज्म कहते हैं। सजीव और निर्जीव में बालक अंतर नहीं कर पाता है, बालक अपने खिलौनों को भी सजीव समझता है। ठीक है, और ना निर्जीव में अंतर और सजीव में अंतर ना कर पाना क्या कहलाता है? जीन पियाजे के अनुसार जीववाद। और जीववाद किस अवस्था की विशेषता है? तो ये हमारी दूसरी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। ठीक, नेक्स्ट है अहम केंद्रितता। मतलब जो बच्चा है वह केवल अपने विचारों को सर्वोपरि मानता है, दूसरों के विचारों को दबाता है और अपने विचार सर्वोपरि मानता है। तो अहम केंद्रितता की प्रवृत्ति पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का गुण है। ठीक है, पारगमनात्मक चिंतन ये क्या होता है? तो बिना तर्क के, मतलब कोई तर्क नहीं लगाता बालक, सीधे सीधे वस्तुओं को अलग अलग बता देता है। ठीक है, पारगमनात्मक। एक होता है निगमनात्मक चिंतन। तो निगमनात्मक जो चिंतन होता है वो किस अवस्था में पाया जाता है? तो जो लास्ट स्टेज होती है औपचारिक अवस्था, उसमें पाया जाता है, जबकि पारगमनात्मक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का गुण है। ठीक है, अच्छे से विशेषताओं को कहीं पर नोट कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दिया है सूचकता का विकास। अब ये क्या होता है? तो विचारों को संकेतों द्वारा, ये हमने पढ़ लिया है, सूचकता कह दें, प्रतीक कह दें, संकेत कह दें, चिन्ह कह दें, ये सब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं। भौतिक घटनाओं का मानकीकरण, मतलब जो भौतिक वस्तुएं होती हैं बालक उनको मतलब सजीव समझ लेता है। जैसे सूर्य यदि थोड़ा कम निकला है तो बालक क्या कहेगा कि सूर्य उदास है, यदि ज़्यादा निकला है तो सूर्य प्रसन्न है। इस तरह से बालक बातें करता है। तो यह गुण किस अवस्था में पाया जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, मौखिक भाषा का सर्वाध, मतलब बक्की अवस्था इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि ये बाल्य अवस्था से मैच करेगी। ठीक है, तो बक्की अवस्था क्या है, क्यों है, कैसे है, इस तरह की विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है साधारण मानसिक क्रियाएं, जैसे जोड़ घटा गुणा भाग बालक कर लेता है, लेकिन इसे यहाँ ज़्यादा समझ नहीं होती, केवल मानसिक क्रियाएं थोड़ी बहुत करता है। ठीक है, क्रमबद्ध तर्क का ना होना, मतलब यहाँ पर तर्क तो होता है लेकिन क्रमबद्ध नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पदानुक्रम में ऊपर नीचे के क्रम में वर्गीकरण का अभाव, मतलब बालक ये नहीं समझ पाता, जैसे कोई वस्तुएं रखी हैं तो ये नहीं बता पाएगा यहाँ पर कि कौन सी वस्तु सबसे ऊपर है, कौन सी वस्तु सबसे नीचे है। ठीक है, अहम भाव, ये हमने पढ़ लिया, अहम केंद्रितता कह दें या अहम भाव, अपने विचारों को सर्वोपरि मानना। ठीक है, नेक्स्ट है इस अवस्था में चिंतन सहज होता है। कैसा होता है? चिंतन सहज रूप से होता है, कोई तर्क कोई जिज्ञासा यहाँ पर नहीं होती है। नेक्स्ट है हल्के और भारी का ज्ञान बालक में यहाँ पर हो जाता है। यदि बालक को 2 वस्तुएं देंगे तो बालक बता देगा कि ये वस्तु भारी है और ये वस्तु हल्की है। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति। केंद्रीयकरण क्या कहलाता है? तो केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति किस अवस्था की विशेषता है? पूर्व संक्रियात्मक। केंद्रीयकरण क्या होता है? तो एक वस्तु के विषय में केवल एक तरीके से सोच पाना, और इसी के विपरीत एक होता है विकेंद्रीकरण, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आपको देखने को अभी मिलेगा। विकेंद्रीकरण होता है एक वस्तु के विषय में अन्य तरीके से, वस्तुनिष्ठ तरीके से, गहन तरीके से सोचना। ठीक है, और यदि एक वस्तु के विषय में एक तरीके से सोच रहे हैं तो वो केंद्रीयकरण होगा, और केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट है
दूसरों के विचारों या दृष्टिकोणों को यहाँ पर बालक नहीं समझ पाता। आई होप आपको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो हमारी 2 स्टेज यहाँ पर कंप्लीट होती हैं जीन पियाजे की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बालक में विलोमीयता या विकेंद्रीयकरण, हमने बता दिया विलोमीयता क्या होती है, अविलोमीयता क्या होती है। इसी को हम अपलटावीपन या पलटावीपन, मतलब दोनों विपरीत होते हैं। तो विलोमीयता और जो होगा पलटावीपन, एक किस अवस्था का गुण होता है, विकेंद्रीकरण किस अवस्था में देखने को मिला। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। हमने ये दोनों पढ़ ली हैं, अब पढ़ेंगे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं। ठीक है, तो मूर्त को ही ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, इसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी इंग्लिश में कहते हैं। इसका टाइम पीरियड होता है 7 से 11 वर्ष। अब इसकी हम विशेषताएं देख लेते हैं। चिंतन एवं तर्क का क्रमबद्ध होना। इसके पहले हमने क्या पढ़ा पूर्व संक्रियात्मक में, कि जो चिंतन होता है वो सहज होता है और क्रमबद्धता का अभाव होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो चिंतन है, यहाँ पर मूर्त चिंतन होता है बालक में, मूर्त वस्तुओं के बारे में बालक यहाँ पर सोच सकता है। ठीक है, तो चिंतन एवं तर्क का क्रमबद्ध होना। ठीक है, उत्क्रमणीयता की अवस्था, मतलब पलटकर बालक जवाब दे सकता है। जैसे हमने यहाँ पर H से हमने 8 बना दिया। ठीक है, 8, तो बालक 8 से H पर आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर क्या कर दिया, जैसे हमने कर दिया 2 + 2 = 4। ठीक है, अब यहाँ हम ऐसा कर दें कि 4 में भाग लगा दें 2 का, तो बालक यहाँ 2 पर आ जाएगा। यही कहलाता है क्या, पलटावीपन, उत्क्रमणीयता का गुण, और ये पाया जाता है मूर्त स्टेज में। लेकिन यहाँ पर यदि हमने ऐसा किया है तो बालक यहाँ पर इस तरह यहाँ नहीं यदि पहुँच पाता, तो ये होता है अपलटावीपन, और अपलटावीपन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का गुण है। दोनों को अच्छे से याद रखना। ठीक है, अब दिया है पंक्तिबद्धता का विकास, मतलब बालक पंक्तियों में किसी भी चीज को जमा सकता है और बता सकता है। नेक्स्ट है वस्तुओं को पहचानना। पहचानना तो वो पूर्व में ही, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पहचानने लगता है। यहाँ पर वर्गीकरण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। यदि आपको कोई भी मतलब जैसे क्षेत्र दे दिया, ठीक है, क्षेत्र कह दें, कोई भी माप तौल की इकाई दे दें, लंबाई, चौड़ाई, ठीक है, आयतन, ये सब यदि आपको कहीं देखने को मिलते हैं तो आपको आंख बंद करके मूर्त संक्रियात्मक स्तर लगाना है, क्योंकि ये सभी गुण मूर्त संक्रियात्मक स्तर में बालक में देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है वर्गीकरण करना, तुलना करना, संबंध बनाना, संख्या प्रयोग आदि का विकास यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पलटावीपन। वही अभी हमने बताया, पलटावीपन मतलब पलटकर सोचने की क्षमता का विकास हो जाता है। जैसे हम कहते हैं 2 और 2 4 होते हैं, तो बालक ये भी बता देगा कि कैसे 4 हुए और 4 से 2 पर हम कैसे आ सकते हैं पुनः। ठीक है, तो इस तरह से। नेक्स्ट है यहाँ पर दिशाओं का ज्ञान हो जाता है, संरक्षण की समझ बालक में आ जाती है। नेक्स्ट है स्थानिक सोच, स्थान विस्तार समझ, दिशा और नक्शे की समझ यहाँ पर हो जाती है। वही हमने क्या बताया आपको कि कोई आकृति, मतलब जैसे लंबाई, चौड़ाई, भार, माप से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ ले आपका, तो मूर्त संक्रियात्मक स्तर होगा। नेक्स्ट है दूसरों के दृष्टिकोण को यहाँ पर बालक समझने लगता है। पूर्व संक्रियात्मक में दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझ पा रहा था। यहाँ पर वहाँ पर भी कुछ जो मानसिक क्रियाएं जैसे जोड़ घटा गुणा भाग कर लेता था, लेकिन यहाँ पर बालक में बहुत ही अच्छे तरीके से गणितीय संक्रियाएं और संबंध बनाने की समझ आ जाती है। चिंतन मूर्त और तार्किक चिंतन होता है। यहाँ पर समानता एवं अंतर बालक कर लेता है, समान वस्तुओं को अलग कर देगा और असमान वस्तुओं को अलग कर देगा। सादृश्यता का गुण बालक में आ जाता है, समान समान वस्तुओं को एक साइड रखना। ठीक है, संधारण का गुण यहाँ पर देखने को मिलता है। इस अवस्था में बालक केवल मूर्त वस्तुओं में अंतर और समानता, यहाँ पर अमूर्त का गुण नहीं पाया जाता। ठीक है, केवल मूर्त का पाया जाता है, अमूर्त का यहाँ पर कोई गुण नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण, जो हमने आपको बता दिया है, अलग अलग वस्तु के अलग अलग गुणों को पहचानना। और केंद्रीयकरण क्या होता है, एक वस्तु को एक ही तरह से सोच पाना, वो पाया जाता है केंद्रीकरण का गुण पूर्व संक्रियात्मक में, जबकि विकेंद्रीकरण का गुण पाया जाता है हमारी मूर्त संक्रियात्मक। कार्य कारण में बालक संबंध समझने लगता है, कार्य कारण संबंध समझने लगता है। समाहारी परिचालन की अवस्था यदि पूछ लें कौन सी अवस्था होती है जीन पियाजे की, तो वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आई होप आपको जीन पियाजे की तीसरी स्टेज भी समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास बालक में किस अवस्था में, ये सभी मानसिक क्रियाएं होती हैं उच्च लेवल की। ठीक है, तो इनका विकास बालक में होता है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हमने संवेदी, पूर्व और मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं अच्छे से पढ़ ली हैं। अब हम पढ़ेंगे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं। ठीक है, यहाँ पर आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। दिया है अमूर्त, इसे ही औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं।
फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसे इंग्लिश में कहते हैं। टाइम पीरियड 11 से 15 वर्ष होता है, कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा 11 से अधिक, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब देख लेते हैं अमूर्त की विशेषताएं क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये हो जाएगी कि अमूर्त चिंतन की योग्यता का विकास। मतलब अमूर्त चिंतन क्या, आत्मा परमात्मा को पहचानने लगना, जो वस्तु सामने नहीं है उसके बारे में भी चिंतन करना, तर्क करना, ठीक है, ये होता है अमूर्त चिंतन। और अमूर्त चिंतन की योग्यता आती है अमूर्त अवस्था में, ठीक है। और मूर्त चिंतन किया जो मूर्त चिंतन कब करता है बालक, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक। अब यहाँ अपसारी चिंतन, अपसारी का चिंतन होता है खुले अंत वाले प्रश्न, क्या, खुले अंत वाला। खुले अंत मतलब एक प्रश्न के कई आंसर हो सकते हैं, ठीक है। अपसारी डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। नेक्स्ट दिया है आदर्शात्मक चिंतन, मतलब बालक एक आदर्श के रूप में चिंतन करता है। नेक्स्ट है परिकल्पनात्मक चिंतन, ये हमने पढ़ लिया है, संभावना से वास्तविकता की ओर। वहाँ पर कौन सा था, पूर्व संक्रियात्मक में कौन सा चिंतन था, पारगमनात्मक, और यहाँ पर है परिकल्पनात्मक, ठीक है। संभावना से वास्तविकता की ओर बालक बढ़ता है। नेक्स्ट है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। परिकल्पित जो निगमनात्मक तर्क है और किस अवस्था की विशेषता है, तो अमूर्त की, ठीक है। नेक्स्ट है सभी मानसिक योग्यताओं का विकास, मानसिक योग्यताएं जैसे तर्क, चिंतन, समस्या समाधान, ठीक है, इन सभी योग्यताओं का पूर्णतया विकास हो जाता है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर में। नेक्स्ट है आत्मचेतना और आत्म ध्यान का विकास, यहाँ पर दो रूपों में होता है। कौन कौन से दो रूप, एक तो काल्पनिक श्रोता के रूप में और दूसरा व्यक्तिगत या निजी गाथा के रूप में। नेक्स्ट है फिर स्थापनात्मक सोच का विकास भी बालक में अमूर्त अवस्था में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है संबंधात्मक या योजनाबद्ध चिंतन करता है यहाँ पर बालक। नेक्स्ट है मौलिकता, रचनात्मकता, ये सारे सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी के लक्षण होते हैं और ये सब किस में देखने को मिलते हैं, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में देखने को मिलते हैं। भाषा संबंधी विकास शुरू तो हो जाता है पूर्व संक्रियात्मक स्तर से, लेकिन ऊंचाइयों को छूने लगता है तो ये है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और यहाँ पर बालक का व्यवहार भी परिवर्तन होने लगता है वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, ठीक है। तो आई होप आपको ये जीन पियाजे की चारों स्टेजेस जो हैं इनकी सभी विशेषताएं अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और यदि क्लियर हुई हैं और यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम कराएंगे हमारे वाइगॉत्स्की, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है, उसके 30 प्रश्न, उन 30 प्रश्नों के माध्यम से आपका वाइगॉत्स्की भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यदि सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू।